आई नो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनको बहुत सारे एरर्स शो हो रहे हैं जब वो प्रोग्राम को रन करते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट लैब सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल पे था। उसके अंदर सिंपल सा इंस्टॉलेशन वगैरह बताई हुई थी करना, और सेकंड लैब सेशन था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, और इतना एडवांस था कि वो चीज़ें आपको ऑन साइट क्लासेस में भी पढ़ाई नहीं गई हैं। तो डोंट वरी, आई एम हियर। इस वीडियो के अंदर रमज़ान कोडिंग नाइट्स के सारे सेशंस को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लैब सेशन, सेकंड लैब सेशन और थर्ड लैब सेशन। मतलब अब तक जितने भी लैब सेशन है सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे, और हमेशा की तरह हर चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स के थ्रू और फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके समझाऊंगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक लैब सेशंस को अटैम्प्ट नहीं करा इनमें से कोई से भी, या फिर आपको रिकॉर्ड लेक्चर चाहिए, तो आप चैनल पर आइएगा। चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है ऑल लैब सेशन के नेम से। इसके अंदर जितने भी लैब सेशन होते रहेंगे मैं इधर अपलोड करता रहूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर बाद में भी आप लैब सेशन को देखना चाहते हैं रिपीट करके या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकेंगे। और साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को NPM में किस तरह से पब्लिश या लाइव कर सकते हैं, और गिटहब पे किस तरह से पब्लिश और लाइव करेंगे। इस तरह से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और मैं उसे लाइव भी कर चुका हूं, तो मैं आपको इधर से रन करके भी दिखा देता हूं। मैं सिंपल लिखूंगा npx और जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नेम था, और इंटर प्रेस करूंगा तो इधर से मेरा जो प्रोग्राम है और जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। इस तरह जब आप ये वीडियो कंप्लीटली देख लेंगे तो आप भी अपने प्रोजेक्ट को इसी तरीके से लाइव कर पाएंगे, और फिर कोई भी आपके प्रोग्राम को इस तरह से रन करके चेक कर सकता है। और इस वीडियो के अंदर मैं थोड़े बहुत जो 45 असाइनमेंट के टास्क थे उन्हें भी कवर कराऊंगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। वीडियो टोटली वर्थ इट है। इसके अंदर जो भी मैंने टॉपिक्स कवर कराऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Granted. Access granted. अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने टास्क 14, 15 और 16 की वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा। ख़ास तौर पे ये तीनों टास्क की वीडियो देखने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टास्क नंबर 14 के अंदर मैंने लूप्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। लाइक के लूप्स होते क्या हैं, लूप्स की कितनी टाइप्स हैं, और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इन्हें प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना। इसी तरह से टास्क नंबर 15 और 16 में मैंने एरे के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, जिस तरह से स्प्लाइस, पुश और अनशिफ्ट को कवर क्यों इस्तेमाल करना है और इनका वर्किंग के क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये आपको दिख भी रहा होगा, टास्क 14 प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ लूप्स, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंट। इसी तरह इसके लेफ्ट साइड पे फंक्शंस ऑफ एन एरे, और इसके अंदर टास्क 15 और 16 मौजूद है। आज क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे टास्क नंबर 17 से, तो टास्क नंबर 14, 15, 16 एंड 17 ये चारों टास्क आपस में लिंक्ड हैं। अगर आप डायरेक्टली मेरी टास्क 17 वाली वीडियो देखेंगे तो आपको हो सकता है इतने अच्छे तरीके से समझ में ना आए, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि पहले आपको टास्क 14, 15, 16 की वीडियोस देखनी है। चलते हैं टास्क नंबर 17 की तरफ। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने 14 से लेकर टास्क 16 तक क्या क्या चीज़ें करी थी, किस रिलेटेड प्रोग्राम को बनाया था। तो सबसे पहले तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने एक एरे के अंदर अपने गेस्ट के नेम्स को स्टोर कराया था, और बारी बारी उनके लिए एक इनविटेशन मैसेज को प्रिंट करवा दिया था। और फिर नेक्स्ट टास्क के अंदर हमने ये करा था कि हमें अचानक से खबर मिलती है कि एक बिगर डिनर टेबल जो है वो अवेलेबल है। तो अब ज़्यादा स्पेस हो गया था तो हमने और गेस्ट को इनवाइट करा था। अब टास्क नंबर 17 में ये हो रहा है कि आपको अचानक खबर मिली कि जो आपकी बिगर डिनर टेबल थी वो टाइम पे नहीं पहुंच सकती। तो अब क्योंकि टाइम पे वो नहीं पहुंच सकती तो आपके पास जो स्पेस है सिर्फ 2 लोगों को इनवाइट करने का रह गया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर टास्क नंबर 17 के अंदर आपको यही करना है कि आपके एरे की लिस्ट के अंदर जितने भी गेस्ट के नेम्स स्टोर थे उन सब को रिमूव करके सिर्फ 2 ही गेस्ट के नेम को रखना है, और उनके लिए जो है इन्विटेशन मैसेजेस प्रिंट कराने हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं हर स्टेप को एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरीके से आसान अल्फाज में। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो टास्क नंबर 16 में प्रोग्राम लिखा था पहले तो वो एज इट इज़ ही लिखना है, और उस प्रोग्राम के लास्ट में आपको एक मैसेज लिखना है जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि आप सिर्फ अब 2 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपने आपकी जो एरे की लिस्ट में जितने भी गेस्ट के नेम्स को स्टोर कराया था सबको रिमूव कर देना है बारी बारी, सही है, स्टेप बाय स्टेप करना है, और सिर्फ 2 ही गेस्ट के नेम को लिस्ट के अंदर छोड़ देना है। और उसके आगे ये लिखा हुआ है कि आप जिस गेस्ट के नेम को रिमूव करते जाएं तो उसके लिए एक सेपरेटली मैसेज भी प्रिंट कराते रहें कि भाई हम आपको सॉरी नहीं बुला सकते डिनर के लिए। थर्ड स्टेप में ये बोला हुआ है कि जब आपने एरे के लिस्ट के अंदर से सब गेस्ट को रिमूव कर दिया और सिर्फ 2 लोग बचे हैं उनके लिए आपको
एक इनविटेशन मैसेज को प्रिंट कराना है कि वो स्टिल इनवाइटेड है। और उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप। इसमें ये बोला हुआ है कि जो रिमेनिंग 2 नेम्स बचे थे एरे की लिस्ट में, आपको उसे भी जो है रिमूव करा देना है। अब उससे क्या होगा, आपकी एरे की लिस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगी, मतलब पूरी खाली हो जाएगी। तो आपको लास्ट में प्रोग्राम के अपनी एरे की लिस्ट को भी प्रिंट करा के चेक करना है कि वो सच में खाली हो गई है, एम्प्टी हो गई है या नहीं हुई है। सही है, तो ये 4 स्टेप्स थे और इसके अकॉर्डिंगली ही हम अभी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इधर आपने नोट करा हो तो एक खास तरह की चीज़ लिखी हुई है पॉप। तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। पॉप जो है वो एरे का फंक्शन है और पॉप का वर्किंग क्राइटेरिया ये होता है, पॉप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एरे के अंदर से कोई एलिमेंट को रिमूव कराना हो। और हम कह सकते हैं कि पॉप जो फंक्शन है इसकी खास तरह की एक एबिलिटी होती है या खसूसियत होती है कि ये एरे के हमेशा लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करता है। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और के लिए जो है एक सेपरेट मैं फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर VS कोड ओपन करूंगा और VS कोड में कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पैकेज.json फाइल और नोड मॉड्यूल, गिट इग्नोर, ये सब चीज़ें क्रिएट करूंगा। सही है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी जब मैंने टास्क करवाने स्टार्ट करवाए थे तो उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ आपको क्रिएट करके दिखा दी थी। तो अब मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला, डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आपको सब चीज़ें क्रिएट करके। तो इधर जो टास्क है वो मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर लिया और इधर आप देखें तो मैंने जो टाइपस्क्रिप्ट फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पैकेज.json फाइल और पैकेज log.json फाइल सब फाइल्स को क्रिएट कर लिया है। इधर आपको ये जो प्रोग्राम दिख रहा है ये तो दरअसल टास्क नंबर 16 को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करा हुआ है। और ये मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप में आपको टास्क नंबर 16 को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है और उसके लास्ट में आपको एक मैसेज प्रिंट कराना है जिसमें आप ये बताएंगे कि सिर्फ आप जो है 2 ही लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो वो मैंने एक मैसेज लिख दिया है, अनफॉर्चुनेटली द डिनर टेबल वोंट अराइव इन टाइम सो वी कैन ओनली इनवाइट 2 पीपल फॉर डिनर। इसके बाद सेकंड स्टेप में ये बोला था कि आपके एरे की लिस्ट में जितने भी गेस्ट हैं उन सबको रिमूव करना है स्टेप बाय स्टेप। कब तक इस रिमूव करना है, जब तक के सिर्फ 2 गेस्ट नहीं रह जाते। तो अभी देखें स्टार्टिंग में मेरी एरे की लिस्ट में 3 गेस्ट थे, अफान, अरकम और अहमद, और मैंने 3 और गेस्ट को टास्क नंबर 16 में ऐड कराया था जो थे ज़हीर, जाकिर और ज़ुबैर। तो टोटल हो गए थे गेस्ट 6। मैं एक दफ़ा आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ गेस्ट लिस्ट को कि इसके अंदर कितने गेस्ट हैं, टोटल 6 हैं या नहीं है। तो देख लें इधर जो है कितने गेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गेस्ट हैं। और मुझे जो है इनमें से टोटल 4 गेस्ट को रिमूव कराना होगा, तो जो है 2 गेस्ट बचेंगे। तो इसके ना 2 मेथड्स हैं रिमूव कराने के। मैं आपको दोनों मेथड्स बता देता हूँ। जिस तरह मैंने अभी आपको पॉप बताया, पॉप क्या करता है, एरे के एलिमेंट्स में से जो सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसे रिमूव कर देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे एरे के नेम जो था वो था गेस्ट लिस्ट और मैं पॉप फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा डॉट और पॉप और इसके आगे लगा दूंगा राउंड ब्रैकेट। अब ये क्या करेगा कि गेस्ट लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स स्टोर हैं उसमें से सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको एरे की लिस्ट को प्रिंट करके दिखा देता हूँ, फिर आप देखिएगा लास्ट में जो नेम आ रहा था वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ। मैं लिखता हूँ सिंपल प्रिंट की कमांड, गेस्ट लिस्ट का नाम था गेस्ट लिस्ट थी तो वो लिख देता हूँ। देखिए अब रन करके देखते हैं इसके अंदर से लास्ट नेम जो है वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ। तो पहले देख रहे इधर ज़ुबैर मौजूद था। अब इसे रन करके देखते हैं तो देखें लास्ट में जो ज़ुबैर था वो रिमूव हो चुका है। और अब टोटल देखें तो 1 2 3 4 5 नेम्स बचे हैं। तो अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि मैं सिर्फ चाहता हूं ना कि 2 एलिमेंट बचें, तो मुझे कितनी दफ़ा और पॉप के फंक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा? डेफिनेटली मुझे 3 दफ़ा और इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये 3 नेम्स भी जो हैं लास्ट से रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपल इसे क्या करता हूँ, 3 दफ़ा और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर से। अब मैं दोबारा से प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए सिर्फ अफान और ज़हीर बचे हैं, सिर्फ 2 ही नेम बचे हैं। सही है, तो इस तरह से एक मेथड ये था कि हम इस तरह से अपनी एरे की लिस्ट से गेस्ट के नेम को रिमूव कर सकते हैं। बट फॉर सपोज ये तो सिर्फ मेरी एरे की लिस्ट में 6 नाम थे ना, अगर मेरी एरे की लिस्ट में 10,000 नाम होते और मुझे सारे नेम्स को डिलीट करके सिर्फ 2 ही नेम को एरे की लिस्ट में रखना होता, तो क्या मैं इसे 10,000 दफ़ा कॉपी पेस्ट करता? हाँ, कर तो सकता था, आंसर तो सही आता। बट आपको इससे कुछ बात याद आ रही है? अगर आपने मेरी लूप्स वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर ये चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर आपको सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है तो आप उसे लूप्स के थ्रू कर सकते हैं ईजिली। तो अब मैं आपको लूप्स के थ्रू से इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ।
मैं सिंपल वाइल लूप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। दो टाइप्स होती हैं, वाइल और फॉर, दोनों को एक्सप्लेन करा था। वीडियो देखना चाहें तो मैंने आपको बता दिया, टास्क 14 वाली वो वीडियो वो देख लीजिएगा। और उसके आगे आता है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं कंडीशन। अब मुझे इधर कंडीशन क्या रखनी है मैं आपको समझाता हूँ कि हमें अपनी एरे की लिस्ट में सिर्फ दो नेम्स को बचा के रखना है। तो मैं लिख देता हूँ इधर गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, और इसके आगे लिख देता हूँ सिंबल ये वाला और ये 2। अब मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कंडीशन ये लिखी है, ये गेस्ट लिस्ट की जो भी लेंथ है, गेस्ट लिस्ट की लेंथ मीन्स गेस्ट लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स स्टोर हैं। मेरी गेस्ट लिस्ट में जो है 6 एलिमेंट्स स्टोर हैं, तो उसकी लेंथ होगी 6। और मैंने लिख दिया ये लूप्स जब तक चलना चाहिए जब तक ये जो है 2 से बड़ा होना चाहिए गेस्ट लिस्ट की लेंथ को। तो अभी 6 है और इधर जो है 2 है, तो 6 जो है वो 2 से एग्जैक्टली बड़ा होता है, तो कंडीशन मेरी 100% सही है। और इधर मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने बोला है कि सिर्फ आपको 2 नाम्स को गेस्ट लिस्ट के अंदर रखना है बचा के, तो इसी वजह से मैंने इधर 2 लिखा है। उसके आगे आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और ये बॉडी होती है लूप की, मतलब आप किस चीज को बार बार प्रिंट कराना चाहते हैं वो मैं लिख देता हूँ इधर, गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप और आगे राउंड ब्रैकेट, एंड दैट्स इट। अब ये क्या करेगा कि जब हमारा कंपाइलर आएगा इसे रीड करेगा कि कंडीशन ट्रू है, इसकी बॉडी में आएगा। बॉडी में आके क्या देखेगा कि गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप लिखा हुआ है। इट मीन्स ये गेस्ट लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है उसे रिमूव कर दो। तो मतलब जो लास्ट नेम स्टोर था मेरी लिस्ट में वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कंपाइलर वापसी जाके कंडीशन चेक करेगा क्या कंडीशन अभी भी सही है। देखें, जब गेस्ट लिस्ट के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स से एक रिमूव हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 5। तो गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ की जगह पे आ जाएगा 5। 5 के 2 से बड़ा होता है, एग्जैक्टली होता है बड़ा। दोबारा से बॉडी में आएगा, बॉडी में आएगा और क्या करेगा, दोबारा से पॉप कर देगा। मतलब जो 5 बचे थे उनमें से एक और निकल जाएगा तो 4 बचेंगे। फिर दोबारा आगे कंडीशन को चेक करेगा कि 4 जो है वो 2 से बड़ा होता है, एग्जैक्टली बड़ा होता है। फिर दोबारा आएगा और एक और निकाल देगा नेम को, तो बचेंगे 3। और इस तरह सोन चलता रहेगा। जैसे ही गेस्ट लिस्ट की लेंथ जो है 2 होगी तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखें 2 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो कंपाइलर क्या होगा, डायरेक्टली इससे बाहर आ जाएगा। और इसके बाहर मैंने आके लिखा है प्रिंट की कमांड को, और गेस्ट लिस्ट मतलब गेस्ट लिस्ट के अंदर अब रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए होंगे वो प्रिंट हो जाएं। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ क्या वाकई 2 ही एलिमेंट्स बचे हैं या ज़्यादा बचे हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं इधर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स बचे हैं, ज़हीर और अफान। सही है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिखूंगा क्योंकि उन्होंने हमें ये बोला हुआ था स्टेप 2 के अंदर कि आपको बारी बारी हर एक नेम को रिमूव भी करना है, और जिसको आप रिमूव कर रहे हैं उसके लिए आपको एक मैसेज भी प्रिंट कराना था कि सॉरी यू कांट इनवाइट देम टू डिनर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इधर वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नॉट इन्वाइटेड के नेम से। सही है। और इसके अंदर क्या होगा, जो भी गेस्ट लिस्ट से रिमूव होता रहेगा वो इसके अंदर आके स्टोर होता रहेगा। और नीचे आके मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इधर एक मैसेज लिख देता हूँ, सॉरी ड्यू टू लिमिटेड स्पेस वी कांट इनवाइट यू टू द डिनर। सही है। तो इधर ये मैंने मैसेज भी लिख दिया है। इसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टास्क में ये बोला हुआ था कि जो भी नेम रिमूव हो रहा है उसके लिए आपको एक सेपरेट मैसेज प्रिंट करवाना था कि आप उसे क्यों बुला नहीं सकते डिनर के लिए। तो इसी वजह से जो है वो मैंने उसके नेम की स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल बना लिया नॉट इनवाइटेड के नेम से। सही है। उसके नीचे मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड, और इसके अंदर एक मैसेज लिख दिया मैंने, सॉरी ड्यू टू लिमिटेड, इधर मैं डी लगा देता हूँ, लिमिटेड स्पेस वी कांट इनवाइट यू टू द डिनर। और आगे मैंने जो है टेम्पलेट लिटरल मेथड को यूज करा है। टेम्पलेट लिटरल मेथड क्या होता है, और इसका एक सुतेला भाई जो कि होता है कॉनकैटिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा था इस वीडियो में, जो कि आपके स्क्रीन में भी शो हो रही है। तो आप सिंपल चैनल पे जाएं और वॉच करें। और इसके अंदर मैंने लिख दिया नॉट इनवाइटेड नेम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या बताया, उस बंदे का नेम स्टोर होगा जिसको हम अपनी लिस्ट के अंदर से रिमूव कर रहे हैं। तो जिस तरह मेरी लिस्ट के अंदर लास्ट में जो नेम था वो था जुबैर का नेम। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो सबसे पहले होगा प्रिंट सॉरी ड्यू टू लिमिटेड स्पेस वी कांट इनवाइट यू टू द डिनर, और इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, और इसके आगे आ जाएगा जुबैर। सही है। और जब हमारा लूप अगेन रन होगा तो जुबैर के बाद जो नेम लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा इसकी जगह पे। मैं इधर से रिमूव करता हूँ और एक दफ़ा आपको ये भी रन करके दिखा देता हूँ। ये आउटपुट आ चुका है। ये जो आउटपुट आया स्टार्टिंग में, ये तो दरअसल हमारा टास्क नंबर 16 था, उसका आउटपुट आया है। टास्क नंबर 16 के एंड में हमने एक लाइन ऐड की थी, वो लाइन एज इट इज प्रिंट हुई है। और अभी जो मैंने वाइल लूप को यूज़ करा है तो उसकी वजह से ये चीज़ें प्रिंट हुई है। देखें ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ है, सॉरी ड्यू टू लिमिटेड स्पेस वी कांट इनवाइट यू टू द डिनर मिस्टर जुबैर। इस तरह नेक्स्ट हुआ है मिस्टर अहमद के लिए, मिस्टर अरकम के लिए और मिस्टर जाकिर के लिए।
तो ये 4 देखें रिमूव भी हो चुके हैं मेरी लिस्ट से, और इनके लिए इनके नेम्स के साथ मैंने मैसेज को भी प्रिंट करा दिया है। चारों लाइनें इतनी ज़्यादा कंबाइन हुई भी इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए बैकवर्ड स्लैश एन नहीं लिखा। वो लिखूंगा तो ये भी जो है मसला हल हो जाएगा। तो मैं इधर लिखूंगा सिंपल बैकवर्ड स्लैश और एन। अब इससे क्या होगा कि ये जो चारों लाइनें हैं ना, इन सबके दरमियान एक एक लाइन का स्पेस आ जाएगा। मैं इसे भी रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इन चारों के दरमियान जो है स्पेस आ गया। तो इस तरह से हमारे टास्क का स्टेप 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3 में ये बोला हुआ था कि आपकी लिस्ट में जो रिमेनिंग 2 गेस्ट के नेम्स बच चुके हैं उनके लिए अब आपको प्रिंट कराना है मैसेज कि वो स्टिल इनवाइटेड हैं आपकी पार्टी में। तो सिंपल क्या करता हूँ, उसके लिए भी जो है फॉर लूप लगा लेता हूँ, और फॉर लूप को जो है मैं इधर से ही जो है कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने टास्क नंबर 16 में भी फॉर लूप को जो है यूज़ करा था। इधर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैसेज को भी चेंज कर देता हूँ कि यू आर स्टिल इनवाइटेड टू द डिनर। इसकी भी थोड़ी सी लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ये किस तरह से वर्क करेगा। अभी देखें इसके अंदर मैंने आई की वैल्यू जो है 0 असाइन कराई हुई है, और इधर मैंने आगे कंडीशन लगाई हुई है। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि आई की जगह 0 है। फॉर एग्जाम्पल आई की जगह पे क्या होगा, अभी 0 होगा, और मैंने लिखा हुआ है गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ। तो अब मुझे आप ये बताएं कि गेस्ट लिस्ट की अब लेंथ क्या होगी। पहले तो 6 थी, मगर मैंने ऊपर क्या करा, पॉप के फंक्शन को इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से 6 से लाइन चेंज होकर अब क्या हो चुकी होगी, 2 नेम बचे हैं ना क्योंकि, तो अब लेंथ भी क्या हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी। सही है। तो आई की जगह पे 0 है, गेस्ट लिस्ट की लेंथ जो है वो 2 है। तो 0 क्या 2 से छोटा होता है? ये बिल्कुल होता है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद बॉडी में आए तो बॉडी में लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड, जिसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है डियर, और वही मैंने लिटरल टेम्पलेट वाले मेथड को यूज करा हुआ है। और इसके अंदर मैंने लिखा है गेस्ट लिस्ट और आई। ये क्या करेगा, गेस्ट लिस्ट और आई की वैल्यू अभी क्या है 0। तो इससे ये होगा कि गेस्ट लिस्ट नेम का जो एरे है उसके अंदर जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट मौजूद है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। सही है। और इसके आगे ये मैसेज लिखा हुआ यू आर स्टिल इनवाइटेड टू डिनर, और ये जो बैकवर्ड स्लैश एन है वो इसलिए लिखा है मैंने ताकि एक एक लाइन का गैप आ सके, ताकि ऑर्गेनाइज्ड रहे हर चीज़। और जैसे ये लूप कंप्लीट होगा तो ये आई प्लस प्लस वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तो आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। तो दोबारा से कंडीशन पे चेक करेगा कंपाइलर, आई की जगह पे इधर हो जाएगा 1, और गेस्ट लिस्ट की लेंथ जो है हमारी 2। तो क्या 1 से बड़ा होता है 2? एग्जैक्टली बड़ा होता है, तो कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू ही होगी। दोबारा से कंपाइलर इसकी बॉडी में आ जाएगा, दोबारा से वही प्रिंट की कमांड है डियर है, और उसके बाद क्या है गेस्ट लिस्ट और आई की वैल्यू हो चुकी है अब क्या 1। तो कंपाइलर क्या करेगा कि गेस्ट लिस्ट नेम की जो एरे है उसके अंदर जो 1 पोजीशन पे मौजूद है जो भी एलिमेंट वो इसकी जगह पे ले आएगा। और उसके आगे सिमिलरली वही मैसेज लिखा हुआ है। उसके बाद दोबारा से जब लूप कंप्लीट होगा तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तो आई की वैल्यू के अंदर एक और 1 प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। बट अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। उसकी वजह यह है कि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, और हमारी गेस्ट लिस्ट की लेंथ भी 2 ही थी, क्योंकि 2 ही नेम बचे थे ना। तो 2 क्या 2 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता बड़ा। तो क्या होगा, कंपाइलर जो है हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। सही है। मैं इसे भी रन करके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो ये देखिए मिस्टर जुबैर, अहमद, अरकम और जाकी, ये चारों एरे की लिस्ट से रिमूव हो चुके थे, सिर्फ बचे थे जहीर और अफान। तो देखें ये आ गया डियर जहीर यू आर स्टिल इनवाइटेड टू द डिनर, और इसी तरह से डियर अफान यू आर स्टिल इनवाइटेड टू द डिनर। इस तरह से हमारा जो थर्ड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया टास्क का। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में हमें ये बोला हुआ था कि जो रिमेनिंग 2 नेम्स हैं, 2 बंदों के नेम बचे हैं आपके एरे की लिस्ट के अंदर, उसे भी आपको रिमूव कर देना है। और फिर प्रोग्राम के लास्ट में आपको इस चीज़ को वेरीफाई करके भी दिखाना है। मतलब वेरीफाई इस तरह से करना है कि आपको गेस्ट लिस्ट को प्रिंट करके दिखाना है कि वाकई में गेस्ट लिस्ट एम्प्टी हो गई है, खाली हो चुकी है या नहीं हुई है। तो इसे भी जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है ये चीज़ कि अभी 2 बंदों के नेम बचे हैं, जो कि अफान है और दूसरा जहीर है। तो इन दोनों के नेम को रिमूव कराने के लिए मैं सिंपल वही लिख देता हूँ कि गेस्ट लिस्ट नाम का मेरा एरे था, तो वो डॉट पॉप था ये। तो ये क्या करेगा, गेस्ट लिस्ट के अंदर जो भी मौजूद है उसके अंदर से लास्ट वाले नेम को रिमूव कर देगा। अब क्योंकि मुझे 2 एलिमेंट्स को 2 नेम्स को रिमूव कराना है, तो मैं इसे 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर। 2 दफ़ा मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया इधर 2 टाइम्स। अब क्या होगा कि जो 2 नेम्स बचे हुए थे मेरी एरे की लिस्ट में वो भी जो है रिमूव हो चुके होंगे। अब मैं एक दफ़ा वेरीफाई करने के लिए लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड, और गेस्ट लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं हम इधर, क्योंकि हमें प्रोग्राम में बोला हुआ था ना कि लास्ट में आपको वेरीफाई भी करना है कि बाकी अब क्या कोई भी नहीं बचा। तो इधर मैं अब इसे रन करके देख लेता हूँ।
तो देखें ये एरे बना हुआ आ रहा है छोटा सा, जो कि बिल्कुल ही खाली है। बस इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही ये खाली है एरे। इस तरह से जो है ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं टास्क नंबर 18 की तरफ। इसमें ये बोला हुआ है कि आप अपने जहन में कोई सी भी 5 जगहों को सोचें जिसे आप विजिट करना चाहते हैं, और फिर इन 5 जगहों को आपको एक एरे के अंदर स्टोर कराना है। और स्टोर कराने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, मतलब कभी उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट कराना है, कभी उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, और किस तरह से चेंजेस करनी है उसके रिलेटेड ये 10 पॉइंट्स इन्होंने आपको दिए हुए हैं। तो ये इस तरह से अभी समझ में नहीं आएंगे, मैं जब इन्हें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करूंगा तो हर पॉइंट के लिए से इंप्लीमेंट भी करता रहूंगा और आपको समझाता भी रहूंगा। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। तो देख लें, इस टास्क के लिए भी आपको सारी फाइल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो भी आपकी फेवरेट लोकेशंस हैं उन्हें एरे के अंदर स्टोर कराना है, और मेक श्योर कि जो आपका एरे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये होता है कि अल्फ़ाबेट वाइज नहीं होना चाहिए, मतलब जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो पहले हो, और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट उसके बाद आता है वो, जिस तरह ए के बाद बी आता है तो बी के बाद सी आता है तो सी, ये होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो मैं भी सिंपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट कीवर्ड यूज़ करके, और इस वेरिएबल का नेम जो है हम वही रख देते हैं फेवरेट और प्लेसेस। तो इधर से मैं प्लेसेस को कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रख रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी चीज़ें आप स्टोर करना चाहते हैं वो कोई वर्ड ही होगा ना। और स्ट्रिंग के आगे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि एक मैं एरे को स्टोर कराना चाहता हूँ। उसके बाद इक्वल्स टू, और उसके आगे मैं एरे बनाता हूँ और उसके अंदर प्लेसेस को स्टोर करा लेता हूँ, और ये लिखा हुआ है ऊपर एटलीस्ट 5 प्लेसेस होनी चाहिए। तो मैं भी एटलीस्ट 5 प्लेसेस को इसके अंदर स्टोर करा लेता हूँ। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट वो ये है, प्रिंट योर एरे इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। मतलब एज इट इज एक दफ़ा से इस एरे को प्रिंट करा देना है। तो मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट की कमांड console.log, और जो भी एरे का नेम है वो मैं इसके आगे लिख दूंगा। तो मैं इधर से इसे कॉपी कर लेता हूँ एरे के नेम को, और इसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल एरे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, प्रिंट योर एरे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदाउट मॉडिफाइंग द एक्चुअल लिस्ट। मतलब आप इस जो एरे को है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब इसके अंदर देखें तो बी जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, बी के बाद जो देखें तो के आना चाहिए, अल्फाबेट तो के वाला नेम आएगा उसके बाद, और इसके बाद सो ऑन आना चाहिए। इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। बट इसके आगे जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, विदाउट मॉडिफाइंग द एक्चुअल लिस्ट, इसका मतलब ये है कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अरेंज करना है, बट जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं पहले प्रिंट कमांड लिख देता हूँ क्योंकि इसे प्रिंट कराना है, और इसके आगे जो भी मेरे एरे का नेम था वो आ जाएगा, क्योंकि इसने मुझे बोला हुआ है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो मैं लिखूंगा डॉट और SORT सॉर्ट। अब मैं इसे अगर प्रिंट कराऊंगा ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ये अरेंज हो जाएगा, बट इसका इम्पैक्ट जो है हमारे ओरिजिनल एरे पे भी पड़ेगा। मतलब ओरिजिनल एरे भी जो है वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रहेगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंज हो जाएगा। मगर इसने हमें बोला हुआ विदाउट मॉडिफाइंग। अब विदाउट मॉडिफाइंग के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ओरिजिनल एरे की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ेगी, और फिर जब हम उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे ओरिजिनल एरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए एरे की सिंपल हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और इसके आगे हम लिख देंगे 3 डॉट्स को, और इसी तरह से जो भी हमारा एरे का नेम है उसके लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को ऐड कर देंगे। अब इससे होता ये कि किसी भी एरे की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आया तो इसमें ये बोला हुआ है शो डैट योर एरे इज स्टिल इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर बाय प्रिंटिंग इट। मतलब ये बोला हुआ है कि दोबारा से एक दफ़ा प्रिंट करके दिखाओ अपने एरे को कि वो अभी तक अपनी ओरिजिनल शक्ल में है या नहीं है। तो मैं इधर से इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके से पेस्ट कर लेता हूँ। तो इधर से मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया, और अच्छा एक काम मैं ये करता हूँ कि इससे पहले मैं लिख लेता हूँ ओरिजिनल ऑर्डर, ताकि जब आउटपुट आएगा ना तो आपको इजीली समझ में आ रही होगी हर चीज़। मैं इससे पहले लिख लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमास में सिंगल कोट या डबल कोट में ओरिजिनल ऑर्डर, सही है। और हम क्योंकि कॉनकैटिनेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो मैं इधर लगा दूंगा प्लस के साइन को। इससे पहले वाला प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको लिटरल टेम्पलेट की मेथड से करके दिखाया था, अब मैं आपको कॉनकैटिनेशन मेथड से करके दिखा रहा हूँ, दोनों तरह के मेथड से करके दिखा रहा हूँ। और ये हमने क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करा है तो मैं इससे पहले लिख लेता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो सिंपल मैं सिंगल कोट या डबल कोट को यूज़ करूँगा और इधर से पेस्ट कर देता हूँ, और इसके आगे भी जो है वो प्लस के साइन को ऐड कर देता हूँ। वैसे इसे प्लस का साइन नहीं कहते, कॉनकैटिनेशन का साइन कहते हैं इसे, सही है। और ये बात याद रखनी है, जो कॉनकैटिनेशन का साइन है ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास से बाहर आता है। और सिंपल इसे हम ओरिजिनल ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं तो मैं इससे पहले भी लिख लेता हूँ ओरिजिनल ऑर्डर। वही दोबारा सिंगल कोट या डबल कोट को ऐड करूँगा
और उसके बाहर आके मैं इधर प्लस के साइन को ऐड कर दूंगा, जिसे हम कॉन्केटिनेशन का साइन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आए तो उसमें बोला हुआ है प्रिंट योर एरे इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट। तो मतलब वही करना पड़ेगा कि हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ेगी ओरिजिनल एरे की, और उसके बाद हम उसे रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। तो पहले तो प्रिंट कराने के लिए console.log लिखूंगा, और इसके बाद जो भी मेरा एरे का नेम था, फेवरेट प्लेस था, तो मैं इधर इसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। और इसकी डुप्लीकेट बनाना है तो मैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करूंगा, 3 डॉट, और इसके लास्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद जो है मैं इधर डॉट रिवर्स कर दूंगा क्योंकि मुझे रिवर्स करना है इसे। सही है। और इसके स्टार्टिंग में भी मैं लिख देता हूँ कि मैं इसे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहा हूँ। तो इधर से कॉपी करता हूँ, सिंगल कोड या डबल कोड लगा के इधर पेस्ट कर देता हूँ, और फिर ये कॉन्केटिनेशन के साइन को ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आया तो उसमें ये बोला हुआ है कि शो दैट योर एरे इज स्टिल इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर बाय प्रिंटिंग इट अगेन। मतलब दोबारा से प्रिंट करके बताना है कि आपकी जो ओरिजिनल एरे की शक्ल है वो बिल्कुल ओरिजिनल वाली है, चेंज नहीं हुई है। तो मैं इधर से जो है इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके जो है सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद बोला हुआ है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट, प्रिंट द एरे सो दैट इट्स ऑर्डर हैज चेंज। अच्छा, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। उसने बोला कि अब जो एरे का ऑर्डर है उसे रिवर्स करना है, बट इस दफ़ा ऐसे रिवर्स करना है कि जो ओरिजिनल एरे था वो भी जो है रिवर्स ऑर्डर में हो जाए। अभी जो हम इससे पहले काम कर रहे थे वो इस तरह कर रहे थे कि ऑर्डर तो चेंज कर रहे थे, बट ओरिजिनल एरे की जो सीक्वेंस थी या जो ऑर्डर था हम उसे चेंज नहीं कर रहे थे। बट इस पॉइंट में ये बोला हुआ है कि रिवर्स ऑर्डर में इस तरह करना है कि जो ओरिजिनल एरे है वो भी रिवर्स ऑर्डर में हो जाए। तो सिंपल पहले वही console.log लिखता हूँ प्रिंट की कमांड, और जो मेरा एरे का नेम था वो इधर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट करके, और इसे क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में करना है तो मैं डॉट रिवर्स लिखूंगा। और इधर देखें मैंने कहीं भी जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐड नहीं करा, ना ही ट्रिपल डॉट्स लगाए, क्योंकि अब मुझे डुप्लीकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली ओरिजिनल एरे को ही अब चेंज कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मैं लाइन ऐड कर देता हूँ कि ये जो है रिवर्स ऑर्डर में, तो ऊपर से इसे कॉपी कर लेता हूँ, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लिस्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आए तो ये बोला हुआ है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट अगेन, प्रिंट द लिस्ट टू शो इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। अच्छा, इससे पहले हमने क्या करा था, ओरिजिनल एरे को रिवर्स कर दिया था। इस पॉइंट में बोला हुआ है कि एक और दफ़ा रिवर्स करो। अब जाहिर सी बात है, एक दफ़ा रिवर्स करा और उसको दोबारा से रिवर्स करेंगे तो वो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल ऑर्डर में आ जाएगा ना। तो वही बोला हुआ है कि प्रिंट करके भाई इस बात को साबित करके दिखाओ कि वापसी अपने ओरिजिनल ऑर्डर में आ गया है। तो सिंपल जो है मैं इसे इधर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला हुआ है सॉर्ट योर एरे सो इट्स स्टोर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्रिंट द एरे टू शो दैट इट्स ऑर्डर हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब पहले हमने ऊपर जो है रिवर्स ऑर्डर में करा था, अब क्या बोला है कि जो आपका एरे है उसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करो और प्रिंट करके इस बात को साबित करके भी दिखा दो। तो वही सिंपल console.log लिखूंगा। उसके बाद एरे के नेम को जो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। और क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो मैं डॉट सॉर्ट लिख दूंगा डायरेक्टली, और इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स। और देखें इधर भी जो है वो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स और ट्रिपल डॉट नहीं लगाए क्योंकि मुझे डुप्लीकेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका ऑर्डर जो है वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, और इधर आके इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सही है। और इस तरह से ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये रिवर्स के भी आगे आएंगे, मैं लगाना भूल गया तो वो लगा देता हूँ जल्दी से। इधर भी आएंगे और इसके ऊपर रिवर्स लिखा हुआ इधर भी आएंगे, और इस तरह इधर भी आएंगे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है सॉर्ट टू चेंज योर एरे टू इट्स स्टोर्ड रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्रिंट द लिस्ट टू शो दैट इट्स ऑर्डर हैज़ बीन चेंज। मतलब अभी हमने ऊपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करा था, तो अब बोला हुआ है कि अब इसे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर देना है। तो सिंपल इधर से मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और शॉर्ट लिखा हुआ तो इसके आगे मैं डॉट रिवर्स कर दूंगा और राउंड ब्रैकेट्स। इस तरह ऊपर भी चीज़ बोली हुई थी कि रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो मुझे इधर एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, डॉट शॉर्ट और फिर डॉट रिवर्स। इस तरह से लिखना पड़ेगा इधर भी। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी एरे उसका नेम आता है, और डॉट सॉर्ट का मतलब होता है उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना। और आप डॉट सॉर्ट के आगे डॉट रिवर्स लिख दोगे तो इसका मतलब होता है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना। सही है। अब इसे रन करके देख लेते हैं सिंपली। तो देखें आउटपुट आ चुका है ओरिजिनल ऑर्डर, और ये इसके दरमियान में गैप इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने गैप नहीं दिया था। तो मैं जल्दी से गैप दे देता हूँ इधर। तो गैप देने के लिए क्या करता हूँ, मैं इधर एक गैप दे देता हूँ और इस तरह इधर भी गैप दे देता हूँ। इस तरह से गैप से ऐड कर दूंगा तो फिर ये जो मिक्सअप हुआ आ रहा था, मिक्सअप हुआ नहीं आएगा। फिर इसी तरह से मैं इधर बैकवर्ड स्लैश एन को ऐड कर देता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्कैटिनेशन का साइन और इन्वर्टेड कॉमास बैकवर्ड स्लैश और एन। इससे होता है कि लाइंस का गैप आ जाता है,
इस तरह भी मैं अब अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो इधर देखें, आउटपुट के अंदर लाइंस मिक्स हुई हुई हैं आपस में, कहीं भी लाइंस के दरमियान में गैप नहीं आया हुआ। अब मैंने ये लिख दिया तो इससे क्या होता है कि एक लाइन का गैप आ जाता है। मैं इसे रन करके दिखाऊंगा तो आप देखिएगा। इस तरह से मैं हर किसी में से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इधर से कॉपी करता हूँ और इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा कंसोल की कमांड है। अब इसे रन करके देखते हैं दोबारा से। तो पहले TS लिखूंगा कंपाइल करने के लिए जावा स्क्रिप्ट की फाइल में, और फिर नोड और जो भी मेरी फाइल का नेम था app.js। तो इस तरह देखें ये लाइंस का गैप आ गया बीच में, और इधर देखें कि ओरिजिनल ऑर्डर के आगे भी इस तरह से गैप आ गया, नहीं तो पहले सब चीज़ें आपस में मिक्सअप हुई हुई थी। तो ओरिजिनल जो मेरी लिस्ट थी, मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ क्या थी। ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी, तो इधर देखें ये सब चीज़ें इधर मौजूद हैं ओरिजिनल लिस्ट में। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में से प्रिंट कराया था, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो बी पहले आता है, और उसके बाद जो है के आता है, तो देखें के आया हुआ है, उसके बाद एम आता है। तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही प्रिंट हो गई। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट कराने के बाद उन्होंने बोला था एक और दफ़ा आप जो है इसे ओरिजिनल ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाएं। तो दोबारा से मैंने जो है इधर ओरिजिनल ऑर्डर में इसे प्रिंट करके दिखा दिया। तो देखें ओरिजिनल लिस्ट हमारी ये थी, तो एग्जैक्टली वही प्रिंट हुई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये था, ओरिजिनल ऑर्डर में प्रिंट कराने के बाद इसे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने इधर करा है। तो देखें इधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट चीज़ जो थी वो थी न्यूयॉर्क, और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो न्यूयॉर्क सबसे पहले है मौजूद। तो ये तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी बिल्कुल सही तरीके से हो गया। एंड देन सो ऑन, वही सारी चीज़ें थी कि दोबारा से रिवर्स करना था और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वगैरह में करना था, तो वो सब चीज़ें इधर कर दी हैं। आप इसे मैच करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा टास्क नंबर 18 भी जो है कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान टास्क था, सिंगल लाइन की इंस्ट्रक्शंस थी, बस ये थोड़ा सा लेंथी था, बाकी इसका कॉन्सेप्ट वगैरह तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको रमज़ान कोडिंग नाइट के सेशंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो देखें फर्स्ट सेशन में तो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया था पूरा। वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें करी हुई होंगी सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को, बट अगर नहीं करा हुआ इन केस तो ये वीडियो मौजूद है चैनल पे, आपको ये मिल जाएगी। इस तरह स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी असाइनमेंट 1 डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो ये वीडियो इसके अंदर मैंने सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को बताया हुआ है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं लाइव सेशन 2 को डिस्कस करने। लाइव सेशन 2 को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और आपको इसके जवाब अपने आप को खुद ही देने। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपको पता है एरे क्या होता है, एरे के अंदर एलिमेंट्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स को किस तरह से स्टोर कराया जाता है, एरे के अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है, एरे को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एरे का पूरा कॉन्सेप्ट पता है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पता है और लॉजिक स्टेटमेंट्स के बारे में पता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि आपको मॉड्यूल्स के बारे में पता है और मॉड्यूल्स के फंक्शंस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आता है, यूज़ करना आता है क्या नहीं। तो ये 3 सवालात हैं। अगर आपके आंसर हाँ में, मतलब अगर आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, तो आप जो है वीडियो को मेरे साथ कंटिन्यू करें। बट इन केस आपको अगर ये 3 चीज़ें नहीं आती, इन चीज़ों के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप चैनल में जाएं। चैनल पे आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगी, जिस तरह आपको स्क्रीन पे मैं आपको बता भी देता हूँ। एक वीडियो ये है, इस वीडियो के अंदर मैंने एरे को डिफाइन करा हुआ है, एरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, और मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ कौन कौन सी वीडियो देखनी है। पहले ये वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है 4th एंड 5th वीक वाली, और इसके बाद ये वीडियो देखनी है 6th वीक वाली। सही है, ये 3 वीडियो से इन तीनों वीडियोस को आप देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एरे क्या होता है, लॉजिक स्टेटमेंट, लॉजिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। मैंने सब चीज़ों को डिटेल से एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया हुआ है, और ये देखना कंपलसरी है अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि जो लास्ट सेशन 2 है उसके अंदर यही सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये जो मैंने 3 सवाल पूछे हैं इनके रिलेटेड, और आप मेरी डायरेक्टली यही वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो हो सकता है आपको अभी टेम्परेरी तौर पे समझ में आ जाए, मगर 2-3 दिन बाद जब आप इसे करेंगे दोबारा से तो सब कुछ भूल चुके होंगे। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि ये जो 3 वीडियो आपको बताई हैं ये ज़रूर देख लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स को आती है तो हम कंटिन्यू करते हैं लाइव सेशन 2 को। तो आपको अपने कंप्यूटर में जो भी इंस्टॉल्ड ब्राउज़र है उस पर आ जाना है और सिंपली सर्च करना है npm.js.com और एंटर प्रेस कर देना है।
पे। तो पहले हम npm में लाइव करने से पहले हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा npm में, क्योंकि npm के अंदर सारे पैकेजेस मौजूद होते हैं। तो जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसे भी हम लाइव जो है पहले npm में ही करेंगे, ताकि कोई भी जो है उसे यूज़ कर सके। तो सिंपल अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पे मैं इधर क्लिक करूँगा, और उसके बाद जो अपना यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह एंटर कर दीजिएगा। और यूज़र नेम जब आप एंटर करें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि कोई स्पेस वगैरह जो है वो आप नहीं ऐड करें। और इधर देखें एक चीज़ शो कर रहा है, नेम मस्ट बी लोअर केस, मतलब लोअर केस में आपका नेम होना चाहिए। तो मैं कैपिटल से हटा देता हूँ। उसके बाद आपको इसके ऊपर चेक मार्क करना है, ये पॉलिसी से आप एग्री करते हैं। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करनी होगी, कुछ पजल्स हैं वो सॉल्व करने होंगे। अगर आपने मेरी 45 असाइनमेंट सबमिशन वाली वीडियो देखी है तो उसके ऊपर भी, उसमें भी इस तरह का एक पजल आया था। इसमें ये करना होता है बेसिकली कि जिस डायरेक्शन में इस हैंड की फिंगर है आपको उसी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को करना होता है। और उसके बाद ये टिक मार्क इस तरह से आ जाएगा और आपको क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। तो इस तरह से देखें आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इधर वेरिफिकेशन कोड डालना होगा। दरअसल जो आपने ईमेल अपनी ऐड की थी इधर, उसके ऊपर इन्होंने एक कोड भेजा है। तो आपको सिंपली अपनी जीमेल ओपन करनी है और उधर जाके चेक करना है कि क्या कोड आया है। तो जैसे ही आप कोड एंटर करेंगे तो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपके इधर प्रोफाइल का एक आइकॉन आ रहा होगा, आपको सिंपली इधर आके क्लिक करना है और इधर पैकेजेस को सेलेक्ट कर लेना है। इधर आप देखें तो अभी 0 पैकेजेस हैं। अब मैं जब इधर पैकेज अपना अपलोड करूंगा, मतलब अपने प्रोग्राम को इधर जब अपलोड करूंगा तो इधर 1 हो जाएगा। सेकंड लाइव सेशन में हमें CLI कैलकुलेटर बनाना सिखाया था। CLI कैलकुलेटर की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस कैलकुलेटर, और इसे CLI इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट में सिर्फ रन करके टेस्ट कर सकते हैं। CLI कैलकुलेटर के अंदर हमें कॉन्सेप्ट और जो न्यू टॉपिक्स पढ़ाए गए थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, 3 वीडियोस वो देखेंगे तो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा एक न्यू कॉन्सेप्ट था उसके अंदर ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है और इसको पर्पस क्या होता है बनाने का या यूज़ करने का। तो एरे का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैंने इसके रिलेटेड आपको वीडियो भी बता दी, कहाँ मिल जाएगी। तो एरे के लिए हमें पता है कि एरे के लिए हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हमें स्टोर कराना होता है हम लिख देते हैं। और हमें फॉर सपोज अगर अपनी एरे की लिस्ट को प्रिंट कराना होता है हम सिंपल से console.log लिखते हैं प्रिंट की कमांड को, और जो भी हमारा एरे का नेम होता है वो लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारा एरे होगा वो पूरा प्रिंट हो जाता है। एक दफ़ा मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ इधर। तो देखिए मेरा पूरा एरे प्रिंट हो गया इधर। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एरे का सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो, तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि एरे के अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जो भी एलिमेंट प्रिंट कराना है वो इंडेक्स के लिहाज से करा लेते हैं, और इंडेक्सिंग हमेशा एरे में 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है तो ये 0 इंडेक्स पे मौजूद होगा, तो मैं इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के सिंपल 0 लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फान प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं सिमिलरली चाहता हूँ कि जो सेकंड एलिमेंट है वो प्रिंट हो, तो ये 1 इंडेक्स पोजीशन पे मौजूद है तो मैं 1 लिखूंगा, तो अब ये भी प्रिंट हो जाएगा। सही है। तो ऑब्जेक्ट से पहले एरे का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट भी जो है वो एरे का एक सुतेला भाई है। दोनों के दरमियान बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। जिस तरह हम एरे को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। और जिस तरह एरे एक डेटा स्ट्रक्चर, एक लिस्ट होती है, इस तरह से ऑब्जेक्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर और लिस्ट होती है। बस इन दोनों के दरमियान कुछ डिससिमिलैरिटीज होती हैं, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इधर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए भी हम वही एक कीवर्ड को यूज करते हैं, और इसका नेम भी जो है वो मैं यूजर ही रख लेता हूँ। ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ। अब आती है बात कि क्या डिससिमिलैरिटीज होती हैं। एरे के अंदर हम सिर्फ वैल्यूज को, वैल्यू में कोई सी भी डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं, बट हम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज और वैल्यूज के साथ साथ कीज को भी कंबाइनली स्टोर करा सकते हैं। अभी कीज क्या होती है मैं जरा आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं लिखता हूँ नेम कॉलन और सिंगल कोड या डबल कोड लगा के अफान, इस तरह से कॉमा, और मैं लिखता हूँ एज कॉलन और इधर लिख देता हूँ 88 फॉर एग्जाम्पल। सही है। तो ये जो मैंने इधर अफान लिखा है ये क्या है, एक नाम है। तो नेम इसका क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। जिस तरह ये 88 है तो ये क्या है, ये एज बताई है मैंने, तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, एज हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यूज को भी और कीवर्ड्स को भी या फिर कीज को भी कंबाइन करके स्टोर करा सकते हैं। जिस तरह आपको दिख रहा होगा कि नेम एक कीवर्ड है मैंने आपको बताया, या फिर की क्या ने की है, और इसके आगे जो फान है ये एक वैल्यू है इसकी, और इस तरह एज है की है और इसके आगे की वैल्यू लिखी हुई है।
सिमिलरली अगर मैं ये काम इसके अंदर करता ना एरे के अंदर तो ये एरर दे देता। मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। इधर से मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर से इसे कमेंट से हटा देता हूँ और इधर आके फिर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए इधर इसने एरर दे दिया, ये रेड से अंडरलाइन कर दिया इसे, क्योंकि मैंने अभी आपको यही बताया कि एरे के अंदर हम सिर्फ वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, हम इस तरह से की को स्टोर नहीं करा सकते। अगर देखें मैं इधर से की को रिमूव करूँगा तो ये एरर खुद ब खुद चले जाएगा। देखिए इधर से भी रिमूव करता हूँ तो देखिए एरर खुद ब खुद चले गया। मैं दोबारा से नीचे वाले कोड को कमेंट से हटा देता हूँ। तो सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम कीज़ को और वैल्यूज़ को कंबाइन करके स्टोर करा सकते हैं। और सेकंड चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ और वैल्यूज़ को स्टोर कराया है मैं उन्हें प्रिंट कराऊँ, जिस तरह हम एरे के अंदर जो भी चीज़ जो भी स्टोर कराते थे उसे हम फिर प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते थे, डायरेक्ट एरे का नेम। तो इसके अंदर भी सिमिलर वही चीज़ होती है कि आपको अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं अगर वो सब के सब प्रिंट कराने हैं तो आप सिंपल कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, आगे राउंड ब्रैकेट और जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नेम था। तो यूज़र नेम रखा है तो मैंने यूज़र रख दिया और अगर मैं अब इसे रन करूँगा तो जो भी मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है वो सब जो है प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए प्रिंट हो गया, नेम अफान एज 88। इसी तरह से मैंने आपको एरे में ये बताया था कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप 0 लिखेंगे इधर, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और अगर सेकंड को कराना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे एंड सो ऑन। मतलब एरे के अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता था, बट ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट के अंदर होता है कीज का कॉन्सेप्ट, मतलब आपको जो भी एलिमेंट प्रिंट कराना है तो आप उसकी सिंपल की लिखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको करके बताता हूँ। जिस तरह मैं चाहता हूँ जो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है एलिमेंट ये प्रिंट हो, तो इसकी की क्या है, नेम है। तो मैं क्या लिखूंगा, यूजर आगे डॉट और जो भी की है, तो नेम इधर मेरी की तो मैं नेम लिख दूंगा। यूजर डॉट की से क्या होगा कि यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जो की मौजूद है नेम से उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। अब मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ, देखते हैं फान प्रिंट होता है या नहीं होता। तो देखिए फान प्रिंट हो गया। एंड सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ सेकंड पोजीशन पे लिखा है वो प्रिंट हो तो मैं क्या लिखूंगा, यूजर डॉट और जो इसकी की है वो एज है तो मैं लिख दूंगा एज। तो इस तरह से अब 88 सिर्फ प्रिंट होगा। तो देखिए 88 प्रिंट हो गया। तो ये कुछ डिफरेंस थे, मैं आपको पॉइंट्स बता के इन्हें दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, आप जो इसे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि एरे को आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को आप करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एरे के अंदर आप सिर्फ वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, वैल्यूज़ मीन्स सारी डेटा टाइप्स जो होती हैं। बट ऑब्जेक्ट के अंदर आप वैल्यूज़ को तो स्टोर करा सकते हैं, बट वैल्यूज़ के साथ साथ कीवर्ड्स या फिर कीज़ को भी स्टोर करा सकते हैं। एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए हम इंडेक्सिंग मेथड फॉलो करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, कीज़ को यूज़ करते हैं। सही है, तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट का और मैंने आपको एरे के लिहाज से इसलिए बताया क्योंकि आप एरे के रिलेटेड ऑलरेडी आप लोग कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जस्ट के लिहाज से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने मेन कोड की तरफ जिसके अंदर हम CLI कैलकुलेटर बनाएंगे। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक जितने भी अपने 45 टास्क में से जितने भी प्रोग्राम बनाए होंगे तो उसके अंदर आप जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी क्रिएट करते होंगे, पैकेजेस फाइल भी क्रिएट करते होंगे, पैकेज लॉग जेसन फाइल को भी क्रिएट करते होंगे। आई डोंट नो आप करते हैं या नहीं करते, बट अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं मेरे, तो मैं तो क्रिएट करवाता हूँ। कहने का मतलब ये हम क्रिएट तो करते थे बट इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग में रखते थे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है और पैकेजेस फाइल क्या होती है। तो पैकेज फाइल जो होती है उसके अंदर आपके प्रोग्राम के अंदर जो जो पैकेजेस यूज़ हुए वो सारे पैकेजेस पैकेज फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप लोगों के घर में खाना तो पकता होगा। अब उस खाने को पकाने के लिए डिफरेंट मसाले यूज़ होते हैं, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, चिकन यूज़ होती है और उसके बाद जो है खाना पकता है। इसी तरह जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो जो आप पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं तो वो सारे पैकेजेस पैकेज डॉट जेसन फाइल में मौजूद होते हैं। उसके बाद आती है कि टीएस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्या होती है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि टीएस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की फुल फॉर्म होती है टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। इसमें टाइपस्क्रिप्ट जो आपका कंपाइलर होता है जो कि कंपाइल करता है आपकी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल को जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, उसकी तमाम सेटिंग इस टीएस फ़ाइल में मौजूद होती हैं। अब मैं थोड़ा-सा सेटिंग्स का भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेटिंग्स किस तरह की सेटिंग्स होती हैं। इसके अंदर इस तरह से सेटिंग्स होती हैं कि जब टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में कंपाइल हो तो जावास्क्रिप्ट की किस वर्ज़न में कंपाइल होनी चाहिए। और इसी तरह से इसके अंदर एक बहुत स्पेशल तरह की सेटिंग होती है कि अगर आपकी टाइपस्क्रिप्ट के फ़ाइल में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरर है
तो अगर आपने वो सेटिंग ऑन की है तो जब भी आप उसे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल में, तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल ही नहीं होगी। तो ये कुछ इस तरह की सेटिंग्स होती हैं टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो जो हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर भी जो है हम ये सारी फाइल्स को क्रिएट करेंगे, टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पैकेजेस फाइल, इन सब को क्रिएट करेंगे। बट अब हम जो है इनकी सेटिंग्स को बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखेंगे बल्कि कस्टमाइज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं पैकेज फाइल बनाऊँगा, तो पैकेज फाइल के लिए मैं इधर से सीएमडी ओपन कर लेता हूँ और मुझे पता है कि पैकेज फाइल के लिए जो कमांड होती है वो होती है npm init-y। मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो इससे मेरी पैकेज फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मेरी पैकेज फाइल क्रिएट हो गई है। बट इधर एक चीज़ नोट करें तो इधर जो नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट हुई हुई हैं। बट अभी मैंने जैसा कि आपको बोला, ये तो हमें कस्टमाइज़ेबल तरीके से बनानी है, मतलब अपनी तरह से सेटिंग्स करनी है। तो हम ये कमांड यूज़ करते हुए नहीं बनाएँगे, हम बल्कि इसकी जगह पे कमांड यूज़ करेंगे npm init जस्ट। इसके आगे -y नहीं लिखेंगे, सिर्फ npm init। और अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझसे अब सब चीज़ें खुद पूछेगा। इस तरह देखिए इसने फर्स्ट में मुझसे पूछा पैकेज नेम क्या होना चाहिए और इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे फ़ोल्डर का नेम था वो इधर सेट कर दिया है। तो मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद ये मुझसे वर्जन पूछ रहा है तो वर्जन भी इसे का यही रख देता हूँ। फिर ये मुझसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ CLI कैलकुलेटर। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये एंट्री पॉइंट पूछ रहा है और इधर सेट हुआ है index.js। तो मैं एंट्री पॉइंट का भी थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। एंट्री पॉइंट मीन्स कि मतलब आपकी जो फाइल है वो कंपाइल हो जावास्क्रिप्ट की फाइल में, तो वो कहाँ जाके स्टोर्ड हो। तो ये index.js सेट हुआ है, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो टेस्ट कमांड, इधर आपको कोई भी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से एंटर प्रेस करें, दोबारा से कीवर्ड को भी ऐसे छोड़ दें। उसके बाद ऑथर में आप अपना नेम लिख दीजिएगा, मैं जिस तरह अपना नेम लिख देता हूँ और दोबारा एंटर प्रेस करूँगा तो ये आती है इंपॉर्टेंट चीज़। इधर देखिए लाइसेंस जो है अभी वो हुआ हुआ है ISC, तो इसकी जगह आपको लिखना है MIT, बस इसके आगे लिख दीजिएगा और एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही से MIT पे सेट हो जाएगा। उसके बाद ये मुझसे कन्फर्मेशन कर रहा है कि इज़ दिस ओके, तो मैं लिखूँगा येस और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो अब देखें अब जो पैकेज.json फाइल बनी होगी वो मेरी कस्टमाइज़ेबल सेटिंग के अकॉर्डिंग बनी होगी। ये देखिए। अब ये मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि MIT लाइसेंस मैंने क्यों करा है। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके बाद हम उसे चाहते हैं कि वो ग्लोबली पब्लिश हो, तो उसके लिए हम जो है MIT लाइसेंस को सिलेक्ट करते हैं। इस लाइसेंस के अंदर जो है हम कुछ पॉलिसीज़ को ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह अगर हम अपने प्रोग्राम को ग्लोबली पब्लिश करें तो कौन-कौन हमारे प्रोग्राम को देख सकता है, कौन-कौन हमारे प्रोग्राम को यूज़ कर सकता है, कौन-कौन हमारे प्रोग्राम में चेंजेस कर सकता है और किस हद तक चेंजेस कर सकता है। तो इस तरह की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो MIT लाइसेंस में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमें जो सेकंड फ़ाइल क्रिएट करनी है वो है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। तो उसके लिए सिंपल कमांड होती है tsc-init और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी टीएस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल भी क्रिएट हो गई है। इसके अंदर भी हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। टारगेट को सबसे पहले आपको ES 2016 से हटा के ES 2022 करना है। तो मैं इधर ES लिखूँगा तो ये पूरी लिस्ट इसने मुझे शो कर दी है। मैं इधर से ES 2022 सेलेक्ट कर लूँगा। ये चेंज करने की वजह ये है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स थी कंपाइलर की बहुत पहले से सेट हुई हुई हैं। इसी वजह से जो है अब मैं इसे लेटेस्ट वर्ज़न में सब चीज़ों को सेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो मॉड्यूल्स हैं इसे भी जो है मैं कॉमन JS से हटा के नोड नेक्स्ट कर दूँगा और उसके बाद अगर आप 30 लाइन में आएँगे तो इधर जो है कमेंट हुई हुई है सेटिंग, तो इसको पहले कमेंट से हटाऊँगा और उसके बाद नोट 10 से रिप्लेस करके इसे भी नोड नेक्स्ट कर दूँगा एंड दैट्स इट। ये कुछ सेटिंग्स थी जो हमें करनी थी टीएस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में। और पैकेज.json फाइल के अंदर भी हमें एक चेंजेस करनी है कि इधर आके आपको डबल कोट को ऐड करना है और टाइप लिखना है और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इधर से मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये आपने टाइप का मॉड्यूल क्यों करा है तो इसकी वजह मैं बता देता हूँ कि मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट वैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था 6th वीक की वीडियो में। बट जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो उनको बता देता हूँ हम मॉड्यूल्स इधर इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें मॉड्यूल के जो फंक्शंस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनमें से एक फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे। अब कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब इस्तेमाल करूँगा तो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूँगा। इसके बाद हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है जो कि पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो इसके लिए कमांड होती है npm i@type और /node-d और जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो इससे जो मेरी पैकेज लॉग जेसन फाइल है वो भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो थी सिंपल सी कमांड और ये फाइल्स तो आप पहले भी क्रिएट करते रहते होंगे, बट हमें अब दो और न्यू कमांड्स को ऐड करना है। फर्स्ट कमांड जो है वो है npm i inquirer। अच्छा मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। npm मीन्स होता है नोट पैकेज मैनेजर। नोट पैकेज मैनेजर में दरअसल सारे पैकेजेस मौजूद होते हैं। इसको इस तरह से कंसिडर कर लें कि
ये एक जनरल स्टोर की दुकान है जहाँ पे सारे मसाले, सारे किस्म की राइस वगैरह सब चीज़ें मौजूद होती हैं और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वो इससे पैकेज मांग लेते हैं। और आई मीन्स होता है कि इंस्टॉल करना, और आगे मैंने लिखा है इंक्वायरर। तो मैं इस कमांड के थ्रू जो है नोट पैकेज मैनेजर से जो है इंक्वायरर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी इंक्वायरर क्या होता है? इंक्वायरर एक लाइब्रेरी होती है और हम अपने प्रोग्राम में से जब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से इनपुट लेना हो, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे थे। उसमें हम खुद ही वेरिएबल बनाते थे और खुद ही उसे डिक्लेयर कर देते थे। बट प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जिस तरह अगर आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करें, फॉर एग्जांपल अगर गूगल ब्राउज़र है, तो उसके अंदर भी देखें इस तरह से सर्च बॉक्स आ रहा होता है जिसके अंदर आप जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सर्च कर लेते हैं। इसी तरह अगर चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में भी इस तरह से यूज़र जो है आप खुद से कुछ चीज़ एंटर करे या इनपुट दे, तो आपको भी इंक्वायरर लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो जब हम इसे यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाएँगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको इंक्वायरर की कुछ और डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखनी पड़ेगी जो कि है npm i -save -dev @types/inquirer, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें सारी कमांड्स मुझे भी याद हो गई। इस तरह जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगी सारी कमांड। तो मैं आपको पैकेज.json फाइल दिखाता हूँ, तो देखें सब चीज़ें जो हैं इधर डाउनलोड हो गई हैं। डिपेंडेंसीज़ मतलब कि आपका प्रोग्राम किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, बस हमें यही सब चीज़ों को इधर क्रिएट करना था। इसके बाद जो है अब मैं टाइपस्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल का नेम तो वैसे तो हम पहले अपनी मर्ज़ी से रख लेते थे, बट इधर आप देखें पैकेज.json फाइल पे तो आपने जो अपने मेन के आगे लिखा हुआ है index.js, तो आपको अब जब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनानी होगी तो उसका नेम भी जो आप इंडेक्स ही रखेंगे। और मैं इसके आगे टीएस लिख देता हूँ क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को किसी और नेम से बनाए तो फिर आप जो है इसकी जगह पे कट करके वो नेम लिख दीजिएगा। मैं आता हूँ टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं टाइप के आगे मॉड्यूल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज़ करूँगा। वो फंक्शन है इम्पोर्ट, जिसे मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ। इम्पोर्ट मीन्स होता है किसी दूसरी चीज़ को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना, और एक्सपोर्ट मीन्स ये होता है किसी चीज़ को अपने प्रोग्राम से किसी और प्रोग्राम में शेयर करना। सही है, तो इम्पोर्ट और मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंक्वायरर लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा इंक्वायरर, और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो देखें उसने पूरी लाइन खुद ही कंप्लीट कर दी है। तो ये लाइन आपको भी ऐड करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में प्रोग्राम के। इसके बाद जो है मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए, और इसका नेम जो है वो मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नम, और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ अवेट इंक्वायरर डॉट फ्रॉम और राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स ऑब्जेक्ट के लिए। अभी मैंने चीज़ क्या लिखी है, अवेट और इंक्वायरर डॉट फ्रॉम। तो ये अवेट तो मैंने इसलिए लिखा है कि जब मेरा कंपाइलर इसे रीड कर रहा होगा तो वो इधर आके रुक जाए अवेट पे। कब तक रुका रहे? जब तक मेरा यूज़र जो है कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड ना कर दे। और आगे मैंने इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट इसलिए लिखा है ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो चीज़ें लिखेंगे कि जब यूज़र रन करे प्रोग्राम तो उसकी स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें शो होनी चाहिए। तो मैं पहले लिख देता हूँ एक मैसेज, और मैसेज के आगे मैं लिखता हूँ कॉलन और डबल कोट्स, और इसके अंदर लिख देता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर। अब जब भी मेरा यूज़र रन करेगा प्रोग्राम को तो सबसे पहले उसके पास क्या मैसेज शो होगा, इंटर फर्स्ट नंबर। और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो भी मेरा यूज़र एंटर करेगा इनपुट उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो मैं लिखूंगा टाइप और इसके आगे कॉलन और डबल कोट्स में लिख दूंगा नंबर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कोई नंबर ही ऐड करेगा ना। और इसके आगे मैं बताऊंगा कि जब यूज़र मेरा प्रोवाइड कर देगा कोई नंबर तो वो नंबर किस नेम से स्टोर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा नेम और नेम के आगे कॉलन, और इसका नेम जो है मैं फर्स्ट ही रख देता हूँ। सही। और इधर देखें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाए जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो तो आपको ये ब्लॉक दिख रहे होंगे। फोर्थ ऑप्शन है, ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए होता है। दरअसल ये इधर क्लिक करिएगा और ये चीज़ जाके आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा सर्च करके, कोड फॉर्मेटर। इससे क्या होता है आपका कोड जो है बिल्कुल फॉर्मेट रहता है। तो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कराया हुआ, तो मैं वापसी आ जाता हूँ अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में, और जो भी मेरा कोड है उसको पूरा सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इधर से सेलेक्ट कर लूँगा फॉर्मेट सिलेक्शन विथ, और इधर से कोड फॉर्मेटर को सिलेक्ट कर लूँगा। इससे क्या होगा, देखिए मेरा कोड जो है बिल्कुल फॉर्मेट हो चुका है। तो इधर मैंने एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, दिख रहा होगा आपको, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, और इसके अंदर मैंने मैसेज नेम की यूज़ की है, और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी है वो मैंने लिखी है इंटर फर्स्ट नंबर।
उसके बाद मैंने टाइप नेम की यूज़ की है और उसके अंदर मैंने नंबर टाइप डिफाइन किए और उसके बाद मैंने नेम नाम से की यूज़ की है और उसके अंदर मैंने फर्स्ट लिखा है। अब होगा क्या, जब भी मेरा यूज़र प्रोग्राम को रन करेगा तो सबसे पहले उसके बाद मैसेज शो होगा एंटर फर्स्ट नंबर, और वो जो भी इनपुट देगा मेरा यूज़र वो ज़ाहिर सी बात है नंबर ही होगा, तो मैंने टाइप नंबर लिख दिए और मैंने उसके आगे नेम लिख दिया फर्स्ट। मतलब जो भी मेरा यूज़र नंबर इनपुट देगा तो वो किस नेम से स्टोर होना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया, तो फर्स्ट नेम से अब स्टोर होगा। और ज़ाहिर सी बात है कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कम से कम 2 नंबर तो होने ही चाहिए ना जिनके दरमियान आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएँगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ इधर से और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ और इधर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। इस तरह फर्स्ट कट करके मैं इधर कर लेता हूँ सेकंड, और इधर फर्स्ट कट करके मैं कर लेता हूँ सेकंड। सही है? तो अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है यूज़र से सिर्फ 2 नंबर्स को इनपुट लेंगे और ये भी बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि 2 नंबर्स तो इनपुट ले लिए हैं, बट उन दोनों नंबर्स के दरमियान आपको कोई ना कोई ऑपरेशन भी तो परफ़ॉर्म करवाना होगा। तो मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के लिए मुझे पता है कि कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं और इस ऑब्जेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि मैं यूज़र से ये भी तो पूछूँ कि भाई वो कौन-सा ऑपरेशन परफ़ॉर्म कराना चाहता है। तो मैं फिर दोबारा से की बनाता हूँ मैसेज नेम से और मैसेज के आगे वही जो है आप कॉलन लगाएँगे और कॉलन के बाद इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैसेज एंटर द ऑपरेशन। और वो जो भी ऑपरेशन एंटर करे मेरा यूज़र वो किस नेम से स्टोर होना चाहिए, तो मैं नेम बता देता हूँ उसका कि वो जो है ऑपरेशन नेम से ही स्टोर हो। और जो भी मेरा यूज़र जो है वो सेलेक्ट करेगा ऑपरेटर, तो वो उसकी टाइप क्या होगी, तो मैं टाइप लिख देता हूँ लिस्ट। अब लिस्ट लिखने की वजह क्या है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। लिस्ट और लिस्ट के आगे मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ जो कि चॉइसेस, और चॉइसेस के आगे मैं कॉलन ऐड करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करूँगा और चॉइसेस में मैं ऐड कर देता हूँ 3-4 चॉइसेस। जिस तरह से मैं कर देता हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, इधर सिंगल कोट लगा दे या डबल कोट लगा देता हूँ और इसी तरह से डिवीजन। और ये देखें दोबारा से वही जो है हॉरिजॉन्टल लाइन चलती जा रही है चलती जा रही है, तो मैं दोबारा से कोड को सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसे दोबारा से फॉर्मेट कर लेता हूँ। सही है? तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये मैंने टाइप लिस्ट क्यों की है और इस तरह से चॉइसेस को क्यों लिखा है। तो अभी टैब लिस्ट करने की वजह ये है कि जब भी मेरा यूज़र रन करेगा मेरे प्रोग्राम को, तो पहले तो ये 2 मैसेज शो होंगे और जो भी वो नंबर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएँगे। उसके बाद जो मैसेज शो होगा वो होगा एंटर द ऑपरेशन और इसके आगे एक लिस्ट शो हो जाएगी। मतलब उसे खुद से कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे एक लिस्ट पूरी शो हो जाएगी और लिस्ट के अंदर उसके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी, इसी वजह से मैंने चॉइसेस लिखी हैं। और इसके आगे मैंने चॉइसेस भी बता दी भाई कि क्या-क्या चॉइसेस होनी चाहिए, तो इधर आपको दिख भी रहा होगा, उस लिस्ट के अंदर शो हो रहा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मैं एक काम करता हूँ इधर तक आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से सारी चीज़ें मैसेज वगैरह शो होंगे यूज़र के पास। कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा प्रिंट की कमांड और इधर देखें ये जो सब चीज़ें हैं वो इस नम नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही हैं। तो मैं क्या लिखूँगा इधर नम। इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से हमारा आता है। तो मैं सिंपल पहले इसे TSC से कंपाइल करूँगा जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में और उसके बाद नोट के थ्रू जो है मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को भी जो है वो रन करूँगा। तो देखें पहले मैसेज शो हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं इधर एंटर कर देता हूँ 10 और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो उसने बोला एंटर सेकंड नंबर, तो मैं इधर लिख देता हूँ 10 दोबारा से और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए एक मैसेज शो हो रहा है एंटर द ऑपरेशन और लिखा हुआ है यूज़ एरो कीज़। और ये नीचे देखें तो ये पूरी लिस्ट शो हो गई है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस और 4 चॉइसेस मुझे शो हो रही हैं। अगर इन सब में से मुझे कुछ भी सेलेक्ट करना है तो मैं एरो कीज़ की मदद से सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिस तरह इधर मैं अभी मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो ये सिंपल इस तरह से पूरा शो हो जाएगा। अब ये परफॉर्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मैंने अभी प्रोग्राम जो है वो अधूरा लिखा है। तो होप्स सो कि ये इधर से लेकर इधर तक जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आपका जो प्रोग्राम जो है वो इस पर ही 80% बेस्ड करता है। अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं तो बाकी तो सिंपल हम लॉजिक स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे और लॉजिक स्टेटमेंट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता दी है। होप्स सो कि आप लोगों ने देख ली होगी और नहीं देखी थी तो जब मैंने बोला था तो आप लोगों ने तब देख ली होगी। तो मैं सिंपल लॉजिक स्टेटमेंट्स के लिए बारी-बारी टाइप करके नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट जब लिख लूँगा एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूँगा किस तरह से वर्क करता है। तो ये मैंने सारी लॉजिक स्टेटमेंट्स की कंडीशंस भी लिख ली हैं। मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। तो नम नेम का वेरिएबल ये रहा और इसके अंदर देखें तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स और बनाए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा और थर्ड ऑब्जेक्ट ये रहा।
तो नम के अंदर 3 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मैसेज वो है इंटर फर्स्ट नंबर और जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो फर्स्ट नेम से स्टोर होगा। इसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो मैसेज है वो है इंटर सेकंड नंबर और इसके अंदर यूज़र जो भी एंटर करेगा नंबर वो सेकंड नेम से स्टोर होगा। सिमिलरली जो थर्ड ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो मैसेज है वो है इंटर द ऑपरेशन और यूज़र जो है लिस्ट में से जो भी ऑपरेशन सेलेक्ट करेगा ऑपरेशन नेम से स्टोर होगा। इसी वजह से मैंने लिखा है नम डॉट ऑपरेशन कि नम नेम के वेरिएबल के अंदर जो ऑपरेशन नेम से वैल्यू स्टोर हुई है वो क्या है और उसके आगे मैंने लिखा है ट्रिपल इक्वल्स टू और एडिशन, मतलब अगर तो वो एडिशन इक्वल है, मतलब अगर वो एडिशन ही है तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो कंपाइलर हमारी बॉडी में आ जाएगा और बॉडी में मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग फिर इनकी कमांड को और लिखा हुआ द आंसर ऑफ सम इज। इधर देखें तो मैंने लिटरल टेम्पलेट मेथड को यूज करा है। इसकी वजह यह है कि लिटरल टेम्पलेट मेथड जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। कॉन्कैटिनेशन मेथड बहुत पुराना हो चुका है और कॉन्कैटिनेशन मेथड के बाद ही लिटरल टेम्पलेट मेथड जो है वो स्टैब्लिश हुआ था और जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो एरर आ रहे हैं वो कॉन्कैटिनेशन मेथड्स की वजह से ही आ रही हैं क्योंकि आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। खैर इधर मैंने लिटरल टेम्पलेट मेथड का यूज़ करा है इधर और इधर मैंने लिखा है नम डॉट फर्स्ट कि नम नेम का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है फर्स्ट नेम से वो इधर आ जाएगी और बीच में मैंने प्लस का साइन को ऐड करा है क्योंकि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं इधर और आगे लिखा है नम डॉट सेकेंड। सिमिलरली वही नम नेम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है सेकेंड नेम से इसकी जगह पर आ जाएगी और सिमिलरली फिर एडिशन परफॉर्म होगा। उसके बाद एलसिफ लिखा है। एलसिफ के लिए भी मैंने आपको बताया था अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा या फिर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो हम एलसिफ को भी यूज़ करते हैं और उसके आगे मैंने कंडीशन दी है नम डॉट ऑपरेशन ट्रिपल इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब भी वही है कि जो नम नेम का वेरिएबल है इसके अंदर जो भी इनपुट ऑपरेशन नेम से स्टोर हुआ है क्या वो सब्ट्रैक्शन की इक्वल है, मतलब क्या वो सब्ट्रैक्शन है। अगर वो सब्ट्रैक्शन होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंपाइलर इस बॉडी में आएगा और बॉडी में आने के बाद वही चीज़ लिखी हुई है नम डॉट फर्स्ट, मतलब जो नम नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है फर्स्ट नेम से वो आ जाएगी और नम डॉट सेकंड का मतलब होता है नम नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है या जो भी इनपुट स्टोर हुआ है सेकंड नेम से वो आ जाएगा और इन दोनों के दरमियान माइनस माइनस साइन लिखा हुआ है तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा माइनस का। और इसके नीचे कंडीशन लिखी हुई है नम, मतलब वही बात कि नम नेम का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है ऑपरेशन नेम से क्या वो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब क्या यूज़र ने जो एंटर कराया क्या वो मल्टीप्लीकेशन था। अगर मल्टीप्लीकेशन यूज़र ने एंटर करा होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और लास्ट में मैंने एल्स को यूज़ करा है और एल्स को यूज़ करने की वजह ये है कि लास्ट ऑपरेशन हमारा डिवीज़न था। जब चॉइस ही नहीं होगी तो कंडीशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि देखें जब ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर एल्स ही इम्प्लीमेंट होगा ना। और इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा था अपनी 6 वीक वाली वीडियो में ऑलरेडी और एल्स के अंदर ये भी बताया था हम कंडीशन कोई प्रोवाइड नहीं करते इसी वजह से। तो इसी वजह से इधर आपको कोई कंडीशन नहीं दिख रही है, अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको एरर आएगा और इसी वजह से मोस्टली बच्चों को एरर्स आ रहा था। ये मुझे पिक्स भेज भेज के बोले थे सर क्या एरर है। तो इधर मैंने सिंपल सिर्फ 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब आप करें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल वगैरह को भी इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अब इसे हम सिंपल रन करते हैं। रन करने के लिए वही टीएससी वगैरह लिखेंगे, टीएससी लिखेंगे और टीएससी के बाद जो है नोट लिखेंगे और जो भी हमारी फाइल का नेम था वो। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों कमांड्स को जो है आप सिंगल स्टेप्स में ही जो है परफॉर्म करवा लें तो आप टीएससी लिखें, उसके आगे आप जो है एंड ऑपरेटर के साइन को यूज़ करें और ये चीज़ लिखते हैं। तो फिर क्या होगा, आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा, आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह देखें आउटपुट आ गया, बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं इधर 10 एंटर कर देता हूँ और इंटर सेकंड नंबर तो मैं 20 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं पहले एडिशन करा के दिखा देता हूँ आपको, तो आ गया द आंसर ऑफ सम इज़ 30। इसी तरह से सिमिलरली मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखा देता हूँ। तो वही दोबारा 10 एंटर करता हूँ, 20 एंटर करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 200 आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहूँ तो दोबारा से इनपुट वही देता हूँ 10 और 20 और सब्ट्रैक्शन को सेलेक्ट करूँगा तो आ गया माइनस का 10। तो इस तरह से देख लें मेरा जो कैलकुलेटर है बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है और आप भी जो है मेरे सारे स्टेप्स जो मैंने फॉलो करे हैं उसको अकॉर्डिंगली अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके भी जो प्रोग्राम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ये तो आपके सेकंड लाइफ सेशन का सारा वर्क, और इसकी अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली, इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, स्पेशली इस चीज़ को, तो जो आपका फोर्थ लाइव सेशन हुआ है रिसेंटली जिसके अंदर आपको गैसिंग नंबर गेम बनाना सिखाया था उसके अंदर फिर
कोई भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होगी, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और इसके अंदर भी जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करा हुआ है, इम्प्लीमेंट करा हुआ है। तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी। इसी वजह से जो है वो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा इस वीडियो में, उसको फिर किसी और वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। मेन चीज़ है ये थोड़ा-सा एडवांस्ड और थोड़ा-सा लॉजिकल बेस्ड प्रोग्राम था, इसी वजह से जो है इसको मैंने ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करा है। तो ये आपका सेकंड लाइव सेशन कंप्लीट हो गया इधर। अब आ जाएँ थर्ड लाइव सेशन में, जिसके अंदर आपको प्रोग्राम को लाइव करना, पब्लिश करना सिखाया था। तो उन्होंने आपको 2 चीज़ों पे लाइव करना और पब्लिश करना सिखाया था। एक तो था गिट और दूसरा था एनपीएम। एनपीएम वही जिसका मैंने आपको पहले भी ज़िक्र करके बताया, जहाँ पे सारे पैकेजेस मौजूद होते हैं। इसी तरह से जो आपने प्रोग्राम बनाया आप भी जो है उधर अपलोड कर देंगे। फिर दुनिया में किसी भी कोने से कोई भी जो है आपके प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करके चेक कर सकता है। जिस तरह सर सिया ने बोला था कि आप अपने रिश्तेदारों से बोलिएगा कि वो आपके प्रोग्राम को टेस्ट करके देखें। तो इस तरह जब आप अपने प्रोग्राम को उधर लाइव कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो कोई भी आपके प्रोग्राम को यूज़ करके देख सकता है। तो सिंपली इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो भी प्रोग्राम है उसके स्टार्ट में आकर आपको एक लाइन ऐड करनी है, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके आप आगे लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश यूएसआर, ये यूज़र की शॉर्ट फॉर्म होती है। उसके आगे दोबारा फॉरवर्ड स्लैश फिर बिन, उसके बाद दोबारा फॉरवर्ड स्लैश और ई एन, और ये है एनवायरनमेंट की शॉर्ट फॉर्म। इसके आगे आप देंगे स्पेस और लिख देंगे नोड। ये जो लिखी हुई है कमांड या इंस्ट्रक्शन ये कहलाती है शबैंग। इस तरह से पाथ है जिसके थ्रू जो है आपका प्रोग्राम जो है वो पब्लिश होता है एनपीएम में। इसके अलावा जो आपने पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाई थी उधर जाना, उधर जाके एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि है बिन। तो सिंपल आप सिंगल कोड या डबल कोड यूज़ करिएगा और bin लिख के एंटर प्रेस कर दीजिएगा, और उसके आगे आपको आके लिखना है जो आपने मेन के अंदर अपनी फ़ाइल को लिखा था। तो इधर से सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर लूँगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने इधर मेन में लिखी थी फ़ाइल की नेम को, वही चीज़ आपको एज़ इट इज़ इधर लिखनी है। ऐसा नहीं करिएगा कि आप जो है नेम्स को डिफरेंट कर दें तो फिर एरर आएगा। सेकंड चीज़ आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो अभी नेम है वो CLI कैलकुलेटर है। इस नेम को आपको यूनिक बनाना है। यूनिक बनाने की वजह यह है कि हो सकता है कि एनपीएम में इस नेम से पहले से ही किसी ने कोई प्रोजेक्ट अपलोड करा हुआ हो। तो जब आप अपलोड करेंगे अब तो एरर आ सकता है। इसी वजह से मैं इसे यूनिक बनाने के लिए कर देता हूँ AAAFAN ताकि ये यूनिक हो जाए। एंड दैट्स इट। बस यही कुछ चेंजेस थी जो आपको करनी थी। उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और एक दफ़ा TSC लिख के एंटर प्रेस कर देना है। उससे क्या होगा कि आपने जो चेंजेस करी है अभी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल में, जिस तरह से ये मैंने एक पाथ ऐड करा है और इस तरह से एक ये लाइन भी ऐड करी है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में स्टोर हो जाएंगे ये चीज़। इसके बाद आपको लिखना है npm और लॉगिन और इंटर को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से इंटर प्रेस करना है तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउज़र पे। इधर आके आपको अपने एनपीएम में जो अकाउंट बनाया था उसे दोबारा से लॉगिन करना है। तो इसने दोबारा से आपके जीमेल पर एक कोड सेंड करा होगा, आपको उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है और लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही कोड डाल के लॉगिन करेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, और आपको गो टू होम पेज पे क्लिक कर देना है। तो इससे आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। इधर से मैं आपको एक और दफ़ा दिखा देता हूँ कि मेरे अभी अकाउंट में कितने पैकेजेस हैं। तो देखें अभी 0 पैकेजेस हैं, एक भी पैकेजेस मैंने अपलोड नहीं करा हुआ। और अब आपको इधर एक कमांड लिखनी है, वो है npm पब्लिश, और एंटर को प्रेस कर देना है। इससे कि आपकी प्रोग्राम की जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली npm में लाइव हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी। अब दोबारा चलते हैं npm की तरफ। तो देखिए मैं npm में दोबारा आ गया हूँ, मैं इसे रिलोड करता हूँ। अभी देखें 0 पैकेजेस शो हो रहे हैं। मैं जैसे इसे रिलोड करूँगा तो देखें ये आ गया 1 पैकेज, और इधर ये जो मेरी फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अभी जब इधर अपलोड हो चुकी है तो कोई भी इसे यूज़ करके देख सकता है। सिंपली इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और इधर आप लिखेंगे npx, और जो भी मेरी फाइल का मैंने नेम सेलेक्ट करा था, जिस तरह AAAFFANCLI, इस तरह से आपको भी पूरा नेम लिखना है और एंटर प्रेस कर दें। उसके बाद एक कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप वाकई से रन करके देखना चाहते हैं, तो आप वाई लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ लोडिंग लेगा। और देखिए लोडिंग कंप्लीट होने के बाद ये रन फाइनली मेरा प्रोग्राम हो चुका है। ये पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर में, फिर फर्स्ट नंबर इंटर कर देता हूँ 90। दोबारा से एंटर प्रेस करूँगा तो बोलेगा एंटर सेकंड नंबर, तो मैं कर देता हूँ एंटर 100। और दोबारा से एंटर प्रेस करूँगा तो अब लिस्ट शो हो चुकी है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस हैं 4। बस मैं से फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन को चूज़ कर लेता हूँ तो ये आ गया द आंसर ऑफ प्रोडक्ट इज़ 900। सही है। इस तरह से जब आप अपने प्रोजेक्ट को npm में अपलोड कर देंगे
तो कोई भी आपके प्रोग्राम को यूज़ कर सकता है, बस उसे npx लिखना पड़ेगा और जो भी फिर आपके पैकेज का नेम है वो लिखना पड़ेगा। एक स्टेप ये था। सेकंड स्टेप आपको ये बोला गया था कि आपको गिट पे भी इसको लाइव करना है और पब्लिश करना है। तो उधर भी देख लेते हैं किस तरह होगा पब्लिश। तो सिंपल आपको ब्राउजर में जाना है, किसी भी इधर आपको गिट लॉगिन लिख लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। वैसे इसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि गिट के ऊपर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना और किस तरह से मल्टीपल फाइल्स को बल्क में अपलोड करना है एक साथ। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बट टू द पॉइंट बात करते करते चीज़ें अपलोड कर दूंगा। तो सिंपल इधर यूज़र नेम वगैरह डालेंगे, जो आपने एंटर करा था वो डालिएगा, इधर पासवर्ड डालिएगा और साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से आपका भी गिट का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर दिख रहा होगा न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन। अगर आपको इधर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सिंपल ये आपको प्लस का साइन दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रेपोजिटरी का, इसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप जो न्यू रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम क्या रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिएगा। इस तरह मैं लिख लेता हूँ CLI और कैलकुलेटर। सही है, तो ये मैंने नेम लिख दिया है। और आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसको प्राइवेट नहीं करना, हमेशा पब्लिक रखना है, नहीं तो प्राइवेट कर देंगे तो कोई भी इसे देख नहीं सकता। तो पब्लिक रखना है और इधर आपको क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। और फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें आपको फॉलो करते हुए अपने किसी भी प्रोजेक्ट को गिट पे अपलोड करना होता है। इन इंस्ट्रक्शंस की लाइंस को भी मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा था इस वीडियो में जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम गिट पे अकाउंट बना रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं गिट पे, तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल बताई हुई गिट के बारे में। तो इधर से मैं सब मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको उस फोल्डर में आ जाना जिस फोल्डर में आपने CLI कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखा था। इस तरह देखें, CLI कैलकुलेटर का प्रोग्राम जो है वो मैंने इस फोल्डर के अंदर लिखा था। तो ये देखें सारी फाइल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो आपको इधर बाहर आ जाना, ये फोल्डर है जिसके अंदर सारी फाइल्स मौजूद है। मैं इधर आके राइट क्लिक करूंगा और इधर ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन गिट बैश हियर। तो सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इधर से ये गिट बैश जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको इधर सारी वो इंस्ट्रक्शंस को कॉपी पेस्ट करना है और लिखना है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो है गिट इनिट। तो मैं इधर से सिंपल कॉपी करता हूँ, इधर आके पेस्ट कर दूंगा इसे और एंटर को प्रेस कर दूंगा। उसके बाद है गिट ऐड, और मैंने इसको आपको पहले ही बताया था वीडियो के अंदर, सिर्फ आपको गिट ऐड लिखना होता है। इसके आगे जो readme.md लिखा हुआ है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं सिंपल गिट और ऐड लिखूंगा और इसके आगे डॉट लिखते हैं बस, और इंटर प्रेस कर दूंगा। इससे फिर क्या होगा, जितनी भी आपकी फाइल्स वगैरह मौजूद थी प्रोग्राम की वो ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट होंगी। जिस तरह देखें अपलोड हो रही हैं इधर। तो जो भी प्रोसेसिंग हो रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, देख लीजिए। इस तरह आपकी प्रोसेसिंग कुछ टाइम लेगी और जितना टाइम ले उसे लेने दीजिएगा, डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। उसके बाद जो हमारी थर्ड कमांड थी वो थी गिट कमिट, और इसको मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना ये कमांड्स का पर्पस क्या है इस तरह से लिखने का और इसको सीक्वेंस से ही क्यों लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो वीडियो देखेंगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा देखें, ये एरर आया है और ये आपके पास भी आएगा। ये हर किसी के पास आता है जो फर्स्ट टाइम गिट पे कोई न्यू प्रोग्राम वगैरह को या प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहा होता है। ये कोई एरर नहीं होता, बस दरअसल आपकी आइडेंटिटी कंफर्म कर रहा होता है। जिस तरह लिखा हुआ है प्लीज़ टेल मी हु यू आर, तो दरअसल आपको अपना नेम वगैरह और ईमेल एड्रेस वगैरह बताना होता है। तो सिंपल मैं करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से Ctrl+C से और नीचे आके पेस्ट करता हूँ। और इधर बोला हुआ था कि ईमेल user.email मतलब ईमेल एड्रेस लिखना है, तो ईमेल एड्रेस मैं लिख लेता हूँ इधर। आपका भी जो ईमेल एड्रेस हो आपको वो लिख देना है इधर। और इसी तरीके से इस चीज़ को भी मैं इधर से कॉपी करता हूँ जिसके अंदर मुझे अपना नाम लिखना होगा, और इधर आके जो है मैं इसे इधर पेस्ट कर देता हूँ। और सिमिलरली आप भी इधर यही करिएगा, कॉपी पेस्ट करिएगा और इधर अपना नेम लिख दीजिएगा। सही है, और इंटर प्रेस करते हैं। और दोबारा से जो हमारी थर्ड वाली कमांड थी इसे इधर से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और अब देखते हैं रन होती है या नहीं होती। तो देखें कमांड रन हो चुकी है। और अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कमांड के अंदर कोई एरर वगैरह नहीं आया, तो आप ये लिख सकते हैं गिट और स्टेटस और इंटर प्रेस कर दें। इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है नथिंग टू कॉमिट वर्किंग फ्री क्लीन, मतलब कोई भी एरर वगैरह नहीं आया। अगर एरर आता तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई होती। उसके बाद जो हमारी फोर्थ कमांड है इसे भी मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। सर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड्स को बस कॉपी करना और पेस्ट करते रहना है। और उसके बाद जो हमारी कमांड है उसको भी इधर से मैं कॉपी करता हूँ और इधर आके इसे पेस्ट कर दूंगा। और फिर हमारी लास्ट कमांड है और वो लास्ट कमांड है गिट पुश वाली।
ये फाइनल कमांड है। इसके बाद जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और सारी फाइल्स जो है इस फोल्डर की वो गिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो इसे भी इधर से कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये हो सकता है कि चल जाए, नहीं तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं इस तरह से गिट में कुछ चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है ब्राउज़र की तरफ। इस तरह देखें इसने मुझे भी इधर रिडायरेक्ट कर रहा है ब्राउज़र की तरफ और बोला हुआ है पहले साइन इन करो विथ योर ब्राउज़र। तो सिंपल आप वही करें, साइन इन विथ योर ब्राउज़र पे क्लिक करें और आप अपना एक दफ़ा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के इधर से लॉगिन कर लें। तो मैं भी वही करता हूँ। तो देखें ये लॉगिन हो चुका है और अब जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और इस तरह से सारी फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। इधर देखें लिखा हुआ भी आ रहा है 100%, 100% और 100%। अगर ये 100% के अलावा 90% या 80% लिखा हुआ था तो इट मीन्स कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र होने से रह गई हैं और कुछ एरर आ गया था बीच में इस वजह से। बट ये इस तरह होगा नहीं, अगर आप प्रॉपर जिस तरह मैंने बताई है सीक्वेंस इस तरह से फॉलो करेंगे तो ये होगा नहीं, बिल्कुल 100% सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो अब वापस चलते हैं इधर और मैं इसे एक दफ़ा रीलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि वाकई में जो है वो मेरा प्रोजेक्ट इधर अपलोड हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए मेरा प्रोजेक्ट जो है इधर अपलोड हो चुका है। ये देखिए मैंने अपनी रेपोजिटरी का नेम CLI कैलकुलेटर लिखा था तो ये नेम लिखा हुआ और इसके अंदर ये मेरी सारी फाइल्स आ चुकी हैं। मैं आपको app.ts की फाइल इधर से ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर वही सारा कोड लिखा हुआ है जो मैंने लिखा था। तो इस तरह ये कोड आपका लाइव हो चुका है गिट पे भी। तो हमने गिट पे भी लाइव करना सीख लिया और हमने NPM में भी किस तरह अपलोड करते हैं वो भी सीख लिया। अब आपको सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो इधर कोड है, कोड के ऊपर क्लिक करके इधर से इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो फॉर्म का लिंक था वो तो डिस्क्रिप्शन में वैसे मौजूद है, आप जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था आप उधर से भी उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो लिंक्स के थ्रू वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो मैं भी वो फॉर्म जो है जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने फॉर्म को ओपन कर लिया है और इसके अंदर ये खास चीज़ लिखी हुई है, मोस्ट स्टूडेंट्स विदाउट बैकग्राउंड कैन सबमिट लेटर। मतलब जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं या जिन्होंने आज से पहले या आपसे पहले प्रोग्रामिंग नहीं की हुई तो जो 45 असाइनमेंट्स ऐसे स्टूडेंट बाद में भी सबमिट करा सकते हैं और अभी बहुत टाइम है सबमिट कराने में। अब इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर चेक मार्क कर देना है। इससे ये होगा कि आप जो भी ये सबमिट करा रहे हैं फॉर्म ये आपकी ईमेल में रिकॉर्ड होता रहेगा, सही है। और इसके बाद आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट 45 असाइनमेंट गिटहब रेपो URL। मतलब अगर आपने 45 असाइनमेंट्स कर लिए हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल से गिटहब पे अपलोड करना है और जिस तरह से गिटहब पे अपलोड करने के बाद मैंने लिंक कॉपी करा था इसी तरीके से आपने लिंक कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट 00 कैलकुलेटर npx कमांड। तो अभी जो हमने कैलकुलेटर वाला असाइनमेंट करा है और उसे NPM में लाइव करा है तो हमें सिंपल अब बस क्या करना है, इधर लिखना है npx और जो भी हमारे फाइल का नेम लिखा था हमने तो इधर आपको भी इस तरह लिखना है npx और जो भी आपकी फाइल का नेम था, ताकि जो भी इसे यूज़ करना चाहे अपने पास ट्राई करना चाहे यूज़ करके तो वो कर पाएगा फिर। और इसी तरीके से लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 00 कैलकुलेटर गिटहब रेपो URL। अब इसी तरीके से आपने जो इधर अभी गिटहब पे भी अपलोड करा है तो इधर से भी आप लोगों को कॉपी करना है लिंक और इधर आके पेस्ट कर देना है। एंड सिमिलरली अभी जो आपका लाइव सेशन हुआ है 4th, उसके अंदर आपने गैसिंग नंबर का गेम बनाया था तो उसको भी आप NPM और गिट में पब्लिश करेंगे, लाइव करेंगे और सिमिलरली वही npx टूल के आगे लिख के आप अपने जो भी फाइल का नेम था वो लिखेंगे और इधर गिट का जो है लिंक पेस्ट कर देंगे जिस तरह से अभी हमने CLI कैलकुलेटर में करा है। तो वही सिंपल स्टेप्स इधर होंगे। इसके बाद है ईमेल एड्रेस आपको इधर अपनी लिखनी है और अपना रोल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, जेंडर बताना है आपको अपना और अपना CNIC लिखना है, अपनी टाइमिंग बतानी है आपको, अपने डेज बताने और आप किस सिटी में रहते हैं वो बताना है, क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई लैंग्वेज आती है तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर नहीं आती तो ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करने की। और इसके अलावा ये पूछा हुआ है कि आप पर वीक कितना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं कोडिंग करते हुए और प्रैक्टिस वगैरह करते हुए। तो इन सब ऑप्शंस को आप अपने अकॉर्डिंगली टिक कर लीजिएगा और उसके बाद से सबमिट करा दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और जो सबमिट होने के बाद इसका रिकॉर्ड जो है आपकी जो ईमेल एड्रेस है इस पे रिकॉर्ड हो जाएगा सारा। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ असाइनमेंट के टास्क भी करा दिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, रमज़ान के सेशंस 1, 2, 3 तीनों को एक ही वीडियो में कवर करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और साथ साथ ये भी बता दिया कि आप इसकी सबमिशन और इसको किस तरह ग्लोबली पब्लिश कर सकते हैं। गिटहब पे भी बता दिया करना और आपको NPM में भी यूज़ करना बता दिया। इस तरह से आप जो है मैंने भी असाइनमेंट जो बनाया है आप भी इसे यूज़ करके देख सकते हैं
उसके लिए मैंने आपको बताया, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, आप लिखेंगे npx और जो मैंने आपको नाम बताया ये AAAFFANCLI और इंटर प्रेस कर देंगे।